भारत के इतिहास में कई योद्धा हुए, कुछ बहादुर, कुछ तेजस्वी और कुछ ऐसे जिनकी तलवारें सिर्फ युद्ध नहीं जीतती थीं, समय की दिशा बदल देती थीं। ऐसा ही एक नाम, एक ऐसा योद्धा जिसने 40 साल की उम्र में ही भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया। एक जनरल जिसने 41 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। एक नेता जिसकी रणनीतियों को आज भी दुनिया के सेनाध्यक्ष पढ़ते हैं। एक राजा जो कभी राजा नहीं हुआ, पर जिसे इतिहास हिंदुस्तान का असली विजेता कहता है। यह कहानी है पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट की। साल 1700। मुगल साम्राज्य अब भी मानचित्र पर बड़ा दिखाई देता था, पर अंदर से खोखला हो चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली कमजोर, प्रांत स्वतंत्र, अफसर बागी, खजाना खाली और सेना थकी हुई। उधर दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की लौ जलती थी, लेकिन मराठा सत्ता कई धड़ों में बंटी थी। देश की राजनीतिक स्थिति यह थी कि दिल्ली का नियंत्रण कमजोर, निजाम दक्कन में उभर रहा था। बंगाल, अवध, रोहिलखंड स्वतंत्र बनने लगे, राजपूत अर्ध स्वतंत्र। मराठा शक्ति लगातार बढ़ रही थी। भारत परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा था और इसी समय एक बालक जन्म लेता है जिसके कदम इस भूमि को बदल देंगे। 18 अगस्त 1700। मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी विश्वनाथ, एक चित पावन ब्राह्मण परिवार। यह परिवार ब्राह्मण था, पर युद्ध कला में किसी क्षत्रिय से कम नहीं। बचपन से बाजीराव के आसपास था। सेनाओं की हलचल, सभाओं के निर्णय, राजनीतिक चर्चाएं, युद्ध नीतियों की योजनाएं, घुड़सवारी और शस्त्र अभ्यास। 12 वर्ष की आयु में वे पिता के साथ राजनीतिक दौरों पर जाने लगे। 17 की उम्र में लड़ाइयों में शामिल होने लगे। 20 की उम्र तक उन्होंने वरिष्ठ मराठा सरदारों का सम्मान कमा लिया। 1720 तक मराठा साम्राज्य शक्तिशाली था, लेकिन अस्थिर। तथ्य: चौथ और सरदेशमुखी से करोड़ों की आय, लगभग 200 किले, 40,000 से 80,000 घुड़सवार, तुरंत तैयार। उत्तर भारत में मराठा प्रभाव बढ़ रहा था, पर समस्याएं भी थीं, जैसे कि सतारा और कोल्हापुर के बीच विवाद, सरदारों में मतभेद, निजाम का शक्तिशाली उभार और मुगल दबाव अब भी मौजूद। 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई। मराठा साम्राज्य को अब चाहिए था एक ऐसा नेता जो युवा भी हो, तेज दिमाग वाला भी, रणनीतिक भी और दूरदर्शी भी। और वह व्यक्ति था सिर्फ 20 वर्षीय बाजीराव बल्लाल। साल 1720। मराठा दरबार में तनाव था। सरदारों के मन में संदेह था कि इतना युवा बाजीराव क्या पूरे साम्राज्य को संभाल पाएगा। लेकिन छत्रपति शाहू महाराज को उस युवा की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखा और उसी वर्ष, सिर्फ 20 साल की उम्र में, बाजीराव को मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया गया। इतिहास में यह एक अतुलनीय घटना है। इतने विशाल साम्राज्य का नेतृत्व इतनी कम उम्र में किसी ने नहीं संभाला था। पेशवा बनने के साथ ही बाजीराव ने 3 बड़े परिवर्तन किए। 1. तेज गति युद्ध नीति। उन्होंने मराठा सेना को भारी पैदल सेना से हटाकर हल्की, तीव्र गति वाली घुड़सवारी पर केंद्रित किया। यह सेना दिन में 40 से 50 मील चल सकती थी, दुश्मन से पहले मैदान में पहुंच सकती थी और थकावट के बिना लंबी दूरी तय कर सकती थी। 2. टुकड़ी प्रणाली। सेना को छोटे फुर्तीले दस्ता समूह में बांटा गया। 5,000 से 10,000 सैनिकों के तेज आक्रमण दस्ता। और 3. सूचना तंत्र। उन्होंने गुप्तचरों का जाल खड़ा किया, किलेदारों, व्यापारियों, गांवों और काफिलों तक। मराठा युद्ध नीति में यह बदलाव इतिहास में रेवोल्यूशन इन इंडियन वॉरफेयर कहलाता है। मराठा साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा था निजाम उल मुल्क। निजाम मुगलों का शक्तिशाली वजीर था और दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। तथ्य: निजाम के पास 80,000 सैनिक, घुड़सवार, तोपें, भारी पैदल सेना, मुगल खजाने का समर्थन। दूसरी ओर बाजीराव के पास 40,000 हल्के घुड़सवार, सीमित तोपें, बेहतरीन गति। मगर बाजीराव के पास जो सबसे बड़ा हथियार था
वह था रणनीति। 1721 से 1727 के बीच बाजीराव ने कई छोटे छोटे अभियान चलाए, जिनका उद्देश्य था मराठा प्रभाव बढ़ाना, दुश्मनों को कमजोर करना, प्रशासनिक स्थिरता लाना। उन्होंने सूरत के बंदरगाह पर मराठा अधिकार बढ़ाया, कर्नाटक और मैसूर में प्रभाव फैलाया, कोंकण क्षेत्र में डाकू और विद्रोह खत्म किए, मालवा की ओर आर्थिक मार्ग मजबूत किए। इन प्रारंभिक अभियानों ने मराठा साम्राज्य को एक बार फिर स्थिर किया और बाजीराव की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। मराठा सेना अब उनके पीछे दीवानी की तरह खड़ी थी। जहां पहले युवा बाजीराव कहा जाता था, अब कहा जाने लगा बाजीराव, मराठा साम्राज्य का विजेता। और इसी विश्वास के साथ बाजीराव आगे बढ़े अपने जीविका की सबसे बड़ी लड़ाई की ओर, पालखेड़ का युद्ध, जिसने उन्हें विश्व इतिहास के सबसे महान घुड़सवार सेनापतियों की श्रेणी में रख दिया। साल 1727 से 1728 मराठा साम्राज्य और निजाम उल मुल्क के बीच तनाव चरम पर था। निजाम नहीं चाहता था कि मराठा साम्राज्य दक्षिण में अपना प्रभाव बढ़ाए। दूसरी ओर बाजीराव चाहते थे चौथ सूचना का अधिकार पूरे दक्षिण भारत में स्वीकार कराया जाए। दोनों शक्तियों का टकराना अब निश्चित था। निजाम ने बड़ी सेना जुटाई, तोपखाने, भारी पैदल सेना, विशाल राशन भंडार। वहीं बाजीराव के पास था 20,000 से 40,000 हल्के अश्वारोही। मराठों की पहचान, गति, फुर्ती और निरंतर आक्रमण। युद्ध होने वाला था पालखेड़ क्षेत्र में, एक सूखा समतल मैदान जहां भारी तोपें लाभ नहीं दे सकती और तेज अश्वारोही को खुली जगह मिल सकती थी। बाजीराव ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा: मुख्य अश्वारोही दस्ता, तेज आक्रमण शाखा और आपूर्ति काटने वाली टुकड़ी। ये पूरी योजना इतनी गोपनीय थी कि मराठा सेना के कई भागों को भी अंतिम क्षण तक पता नहीं था वह कहां जा रहे हैं। निजाम ने एक सामान्य मुगल गलती दोहराई। वह सोचता था कि मराठा सेना सामने आकर युद्ध करेगी, लेकिन बाजीराव की सोच थी अलग। सीधे युद्ध नहीं, पहले दुश्मन की नाड़ी काटो। निजाम ने अपना शिविर भव्य तरीके से तैयार किया: तोपें, तंबू, घुड़सवार पंक्तियां, राशन भंडार। वह विश्वास में था बाजीराव सीधे हमला करेगा, लेकिन बाजीराव ने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि युद्ध भूमि को उलट दिया। पेशवा बाजीराव ने इतिहास की सबसे तेज अश्वारोही आंदोलन शुरू की। उन्होंने अपनी सेना को निजाम के सामने नहीं, बल्कि उसके पीछे भेज दिया। यह चाल इतनी तेज थी कि निजाम की जासूसी व्यवस्था गति पकड़ ही नहीं पाई। बाजीराव ने पानी के सारे स्रोत घेर लिए, राशन मार्ग काट दिए और दुश्मन को घेराबंदी में डाल दिया। बिना एक भी बड़ी लड़ाई लड़े निजाम की पूरी सेना को पंगु बना दिया। ये वही रणनीति थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सह्याद्री के किलों में लागू की थी, लेकिन मैदान में इस स्तर पर पहली बार किसी ने की। निजाम की सेना में घोड़े थक गए, सैनिकों के पास पानी नहीं बचा था, राशन खत्म हो गया और मनोबल टूट गया। उधर पेशवा बाजीराव की सेना हमेशा की तरह गतिशील, तेज और बिना थकान के। मराठा घुड़सवार चारों ओर से हमला करते थे और कुछ ही मिनटों में अदृश्य हो जाते थे। निजाम समझ गया वह किसी साधारण विरोधी से नहीं लड़ रहा। 6 मार्च 1728 निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। पेशवा बाजीराव ने बिना भारी जनहानि के एक विशाल सेना को परास्त किया। इतिहासकारों ने लिखा, द पलखेड कैंपेन इज अ मास्टरपीस ऑफ स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी। ब्रिटिश फील्ड मार्शल BH लिटिल हार्ट ने लिखा, बाजी राव's mastery of cavalry tactics was superior even to Napoleon। इस जीत के बाद पूरा भारत समझ गया, मराठा साम्राज्य का असली दिमाग अब बाजीराव है। पालखेड़ की निर्णायक जीत के बाद बाजीराव अब भारत के सबसे सक्षम सेनापति बन चुके थे। अब उनकी दृष्टि दक्कन से उत्तर की ओर थी, जहां मुगल सत्ता सिर्फ नाम मात्र रह गई थी। उत्तर भारत की स्थिति थी कि मालवा कमजोर प्रशासन के अधीन था, बुंदेलखंड पर मुगलों का दबाव था, गुजरात में अफरा तफरी थी और दिल्ली का आदेश प्रभावहीन। जाट, रोहिल्ले, राजपूत असंतुष्ट थे।
यह वह समय था जब उत्तर भारत में सत्ता का एक खालीपन पैदा हो चुका था। बाजीराव ने इसे पहचाना और यहीं से शुरू हुआ मराठा नॉर्थ इंडियन कैंपेन। 1729 से 1732 के दौरान पेशवा बाजीराव ने मालवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। मालवा क्यों महत्वपूर्ण था? यह उत्तर और दक्षिण को जोड़ता था। व्यापार मार्ग यहां से गुजरते थे। नीमच, मंदसौर, उज्जैन रणनीतिक केंद्र थे। मराठा सेना ने मुगल चौकियों को हटाया, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए और व्यापारिक मार्ग सुरक्षित किए। मालवा अब मराठा नियंत्रण का पहला बड़ा उत्तर भारतीय स्तंभ बन गया। बुंदेलखंड में उस समय राजा छत्रसाल मुगल अत्याचारों से घिरे हुए थे। वे उम्र में बड़े थे, पर साहस में बाजीराव के समान। मुगल सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। उन्होंने सहायता के लिए मराठा साम्राज्य को संदेश भेजा। यह संदेश बाजीराव तक पहुंचा और उन्होंने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। तेज गति से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए उन्होंने बुंदेलखंड में प्रवेश किया और मुगल दलों को पीछे धकेल दिया। इस अभियान का परिणाम था मुगल दबाव पूरी तरह समाप्त, बुंदेलखंड स्वतंत्र और मराठा छत्रसाल गठबंधन। उत्तर भारत में मराठा प्रभाव और मजबूत हुआ। छत्रसाल ने कृतज्ञता में अपने राज्य का तिहाई हिस्सा मराठों को दे दिया। बुंदेलखंड भी अब मराठा विस्तार की आधार भूमि बन चुका था। 1730 से 1735 तक पेशवा बाजीराव ने उत्तर भारत में मराठा ध्वज को लगातार आगे बढ़ाया। तथ्य: मराठों ने 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कर अधिकार स्थापित किए। गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सब मराठा प्रभाव में थे। मुगलों से चौथ का अधिकार प्राप्त किया। व्यापारिक मार्ग मराठा नियंत्रण में थे। राज्यों ने मराठों को उभरती शक्ति के रूप में स्वीकार किया। इस दौरान मराठा साम्राज्य की आमदनी इतिहास के उच्चतम स्तर पर पहुंची। चौथ: सरदेशमुखी, व्यापार कर, भूमि राजस्व, उत्तर भारतीय अभियानों से युद्ध लाभ, सैनिक शक्ति भी बढ़ी। 1,50,000 सैनिक, 1 लाख से अधिक घोड़े, अफसरों की नई पीढ़ी तैयार हुई और यह सब पेशवा बाजीराव की गति, योजना और रणनीति के कारण संभव हुआ। यह वही दौर था जिसने मराठों को दक्कन से उठाकर उत्तर भारत की निर्णायक शक्ति बना दिया। साल 1737। मुगल साम्राज्य अब सिर्फ नाम का रह गया था। दिल्ली में बादशाह मौजूद था, लेकिन उसके आदेश अब भारत के किसी भी कोने में लागू नहीं हो रहे थे। मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोकने के लिए दिल्ली ने कदम उठाना चाहा, लेकिन उसमें न तो इच्छा शक्ति थी न संसाधन। इसी स्थिति में पेशवा बाजीराव ने एक लक्ष्य तय किया: दिल्ली को दिखाना कि मराठा शक्ति अब भारत की वास्तविक सत्ता है। बाजीराव ने अपने जीवन की सबसे तेज सैन्य यात्रा शुरू की। तथ्य: पुणे से नर्मदा तक कुछ ही दिनों में, नर्मदा पार कर मालवा, तेजी से गंगा यमुना के मैदानों में प्रवेश, 500 मील की दूरी सिर्फ 12 दिनों में। इतिहासकार कहते हैं, नो कैवलरी इन द वर्ल्ड कुड मैच बाजीराव्स स्पीड। मराठा सेना, हल्की अश्वारोही, न्यूनतम सामान, लगातार गतिशील, रात में भी तेजी से चलना, ये पूरी सेना धूल के तूफान की तरह आगे बढ़ती थी। दिल्ली का दरबार खबर सुनकर स्तब्ध था। मराठा सेना दिल्ली के पास पहुंच चुकी है। जब बाजीराव की सेना दिल्ली से कुछ ही मील दूर पहुंची, पूरी राजधानी में अफरा तफरी फैल गई। मुगल बादशाह और उसके वजीर समझ नहीं पा रहे थे कि 40,000 मराठा घुड़सवार इतनी तेजी से दिल्ली कैसे पहुंच गए। दिल्ली में यह पहला मौका था जब किसी ने राजधानी पर इस गति से चढ़ाई की थी। मराठा सैनिक यमुना किनारे तैनात, आसपास के मुगल चौकियों को हटाते हुए, दिल्ली के मुख्य मार्गों को घेरते हुए। पेशवा बाजीराव ने दिल्ली पर सीधे हमला नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य था मुगलों को डराना और मराठा शक्ति स्थापित करना। और यह उद्देश्य पूरा हुआ। दिल्ली ने मराठों की शक्ति को पहली बार वास्तविकता में महसूस किया। दिल्ली को बचाने के लिए मुगल दरबार ने एक विशाल सेना तैयार की। 80,000 सैनिक, भारी तोपें, राजपूत, रोहिल्ला, पठान सेनाएं,
अनेक सूबेदार और बड़े युद्ध भंडार। मुगल रणनीति साफ थी, मराठों को दिल्ली से दूर धकेलना। पेशवा बाजीराव ने यह समझ लिया कि निर्णायक युद्ध अब दिल्ली की नहीं, बल्कि भोपाल की धरती पर होगा। भोपाल पहुंचे मुगल सेनापति सोच रहे थे कि मराठा सेना सीधे हमले में कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन बाजीराव ने सीधा हमला नहीं किया। उन्होंने पानी के स्रोतों पर कब्जा कर लिया, मुगल सेना की आपूर्ति काट दी, काफिले रोक दिए, रात में धावा बोलकर दुश्मन के मनोबल को तोड़ा और लगातार गति बनाए रखी। पूरी मुगल सेना धीरे धीरे कमजोर होने लगी। यह युद्ध हथियारों से नहीं, रणनीति से जीता गया। फरवरी 1738। मुगलों का मनोबल टूट चुका था। न तो पानी बचा था, न राशन, न युद्ध की इच्छा। अंततः मुगलों को भोपाल संधि करनी पड़ी। मराठों को मिला मालवा का पूर्ण नियंत्रण, बुंदेलखंड की पुष्टि, दिल्ली पर कर अधिकार, उत्तर भारत में राजनीतिक श्रेष्ठता। यह विजय मराठा साम्राज्य की छोटी थी और इस विजयी अभियान का नायक था पेशवा बाजीराव, भारत का अद्वितीय घुड़सवार सेनापति। साल 1738 के बाद मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। अधिकांश उत्तर भारत मराठा प्रभाव के अधीन था, लेकिन लगातार युद्धों, लंबी यात्राओं और विशाल सैन्य दायित्वों ने बाजीराव के शरीर को थका दिया था। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, पर उनका मन अब भी वैसा ही प्रचंड, तेजस्वी और दृढ़ था। वे जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई मिट्टी के मैदान में नहीं, समय के विरुद्ध थी। 1740 की शुरुआत। मराठा राजनीति में तनाव बढ़ता जा रहा था। कुछ सरदार बाजीराव के निर्णयों से असहमत थे, कुछ निजी जीवन को लेकर आलोचना करते थे, कुछ उनकी शक्ति से ईर्ष्या रखते थे। लेकिन बाजीराव का ध्यान हमेशा केवल साम्राज्य पर था। उन्होंने एक अंतिम यात्रा शुरू की, उत्तर भारत की ओर, मुश्किलों को सुलझाने और मराठा प्रभाव को मजबूत करने के लिए। लेकिन नर्मदा किनारे पहुंचे ही थे कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। थकावट, बुखार, मानसिक तनाव, सब मिलकर उस अजेय योद्धा को धीरे धीरे कमजोर कर रहे थे। नर्मदा किनारे मराठा शिविर लगा हुआ था। हवा शांत थी, आकाश बादलों से भरा हुआ। सैनिक धीरे धीरे समझने लगे थे कि उनका सेना नायक गंभीर अवस्था में है। बाजीराव की आंखें नारंगी आकाश को देख रही थीं, जैसे जीवन भर भगवा ध्वज को देखा था। उनके मन में शायद उन सारी लड़ाइयों की स्मृतियां चल रही थीं जो उन्होंने लड़ी थीं। पलखेड़, मालवा, बुंदेलखंड, दिल्ली, भोपाल। उनका जीवन युद्ध, नीति, गति और उद्देश्य का प्रतीक बन चुका था। 22 अप्रैल 1740। आंधी, बारिश और बादलों के बीच मराठा शिविर में एक आहट हुई, और उसी समय भारत ने खो दिया अपना सबसे महान घुड़सवार सेनापति। बाजीराव का शरीर अब शांत था, पर उनका नाम, उनकी गति, उनकी रणनीतियां, उनकी विरासत कभी शांत नहीं होने वाली थी। उधर मस्तानी, जो मन से और आत्मा से बाजीराव से जुड़ी थीं, उन्होंने भी कुछ ही समय बाद प्राण त्याग दिए। यह प्रेम इतिहास का सबसे दुखद और सबसे सम्माननीय अध्याय बन गया। बाजीराव की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य ने उनकी रणनीतियों को अपनाकर अभूतपूर्व विस्तार किया। तथ्य: 1760 तक भारत का 65% हिस्सा मराठा प्रभाव क्षेत्र बन चुका था। मुगलों का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका था। दिल्ली मराठों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। दक्षिण से उत्तर तक मराठा ध्वज लहराने लगा। विश्व स्तर पर भी बाजीराव की तुलना की गई। ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा, "He was the greatest cavalry general India ever produced." फील्ड मार्शल मॉन्टगोमेरी ने लिखा, "His speed and strategy surpassed even Napoleon." इतिहासकार लिडेल हार्ट ने लिखा, "The Pulkhead campaign is a perfect example of strategic mobility." बाजीराव सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक प्रभाव थे, एक युग थे। भारत हमेशा याद रखेगा एक योद्धा को जिसने कभी हार नहीं मानी, कभी पीछे नहीं हटे, कभी शक्ति के आगे झुके नहीं, जिसने अपने साहस, रणनीति, गति और अदम्य संकल्प से
एक साम्राज्य का निर्माण किया। यह कहानी है पेशवा बाजीराव की, दक्कन के सूर्य की, हिंदुस्तान के विजेता की, एक ऐसे योद्धा की जो कभी पराजित नहीं हुआ। वीरता अमर है और बाजीराव उसका सबसे चमकदार स्वरूप। अगर आपको भारत के ऐसे महान योद्धाओं की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ ऑल टाइम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीरता कभी नहीं मरती, वो पीढ़ियों में बदलती है और अपना मार्ग हमेशा खोज लेती है।